के मैरिज हॉलों में सीआरपीएफ की तैनाती पर महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। कहा 10 लाख फौज की मौजूदगी में भी जब हालात न बदले तो मतलब सरकार की पॉलिसियां नाकाम हैं। सीआरपीएफ कैंप कायम करने से नहीं, कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ बात करने से होंगे मसाइल हल। मैरिज हॉलों में कैंप कायम होना सरकार के कश्मीर में अमन वाले दावों की पोल खोलते हैं। डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल के खिलाफ अदम एतमाद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्हिप नहीं था। बडगाम में पार्टी ने इजाजत देकर मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद किया पर नहीं हुआ। सरकार कायदा कानून छोड़कर मर्जी पर चल रही है। दरबार मुंह के फैसले भी जल्दबाजी ने किए। अब किसको कहां रहना है उस पर भी सरकार ने कंफ्यूजन पैदा किया। नासिर असलम वानी का बयान। पीडीपी से बड़े लीडरान की रुखसती के बाद नए चेहरों की शमूलियत का सिलसिला लगातार जारी। बांडीपुरा से टीचर्स फोरम के साबिका सदर समेत मुतअद्दिद लोगों ने पीडीपी में शमूलियत का किया ऐलान। नए लोगों की शमूलियत पर महबूबा मुफ्ती ने किया खैर मकदम। कहा बेदाग लोगों की शमूलियत से पीडीपी होगी मजबूत। और कोविड के खिलाफ मुत्तहरिक न हुए तो ट्रेंडिंग अलार्मिंग बन सकती है। वादी में कोविड के मामलात में लगातार इजाफे से अस्पतालों में मरीजों के दाखिले भी बढ़ रहे हैं। कोविड से बीमार होने वालों में वैक्सीन न करने वालों की तादाद ज्यादा शामिल। वादी के मारूफ मौलिज डॉक्टर नवीद नजीर का बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में भी मुतअद्दिद मौज़ूआत, मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं महबूबा मुफ्ती के उस बयान से जो उन्होंने खास तौर पर श्रीनगर के अंदर मैरिज हॉल्स के अंदर जो अब सीआरपीएफ कैंप कायम किए जा रहे हैं उससे मुतल्लिक दिया है। और महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में 10 लाख फौज की मौजूदगी के बावजूद हालात को दुरुस्त नहीं कर पाती है सरकार, तो उसका मतलब यह है कि सरकार की पॉलिसी में खामी है। महबूबा मुफ्ती का यह बड़ा बयान उस वक्त आ गया जब मैरिज हॉल्स के अंदर जो श्रीनगर के अंदर बनाए गए थे उनमें सीआरपीएफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ताकत के बलबूते पर अवाम के दिल नहीं जीते जा सकते। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत और पाकिस्तान के साथ जब तक न ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तब तक जितनी फौज और सीआरपीएफ लाई जाए एक लाहासिल अमल होगा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर सियासी मसला है और इससे सियासी तौर पर ही हल किया जाना चाहिए। श्रीनगर के अंदर पहले बैंकर बनाए गए, जगह जगह फोर्सेस तैनात की गई और अब अगर कुछ बचा था तो मैरिज हॉल भी सीआरपीएफ कैंपों में तब्दील किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि मैरिज हॉल को सीआरपीएफ कैंपों में तब्दील करना सरकार के उन दावों की पोल खोल देते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ पुरअमन है, सब कुछ ठीक ठाक है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, एक तरफ से जो बीजेपी की सरकार है वो ये दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और दूसरी तरफ दिन ब दिन शहर श्रीनगर में जगह जगह बंकर लगाए जा रहे हैं। और उससे भी जब दी नहीं भरा तो आज हमारे शहर के अंदर, श्रीनगर के अंदर जो है डाउनटाउन में, जहां लोगों के पास पहले ही बहुत कम जगह होती है, कोई शादी होती है, कोई और चीज़ होता है उसको सेलिब्रेट करने की, तो अब ये जो मैरिज हॉल्स बनाए थे चाहे पुरानी सरकार में बने या हमारी सरकार में बने, तो उसमें भी जाके सीआरपीएफ बैठ गई है, जो मैं समझती हूँ कि डाउनटाउन के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती है, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ वहाँ रहती हैं। और जब बस्ती के बीच में इतना नज़दीक से आप सीआरपीएफ को रखेंगे तो कहीं ना कहीं
اس کا جو ہے نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں شہر میں حالات خراب ہیں اور مائنارٹیز کے لوگ شکار ہوئے، اس لیے بنکر وغیرہ تعمیر کرنے پڑے. ایک سیکورٹی ریزن ہوم منسٹر کی طرف سے، اور ہوم منسٹر کے دورے کے دوران بھی کچھ اہم چیزیں، بجلی کا بھی اعلان کیا گیا تھا، بجلی 24 گھنٹے رہے گی. پی ڈی پی کا کیا پروگرام؟ دیکھیے 10 لاکھ فوج ہمارے جموں کشمیر میں ہے، اور پوری دنیا میں جموں کشمیر ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں اتنی تعداد میں فوج ہے اور اتنے کم لوگ اور اتنی زیادہ فوج. تو اگر 10 لاکھ فوج ہونے کے باوجود بھی یہ جموں کشمیر میں جو ہے حالات کو درست نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی پالیسی میں کوئی خامی ہے. کیونکہ طاقت کے بل بوتے پہ آپ لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے. جب تک آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ڈائیلاگ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک جموں کشمیر میں آپ کتنی فوج لائیں، کتنے CRPF کے لوگوں کو لائیں گے. تو یہ مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے. دوسری جہاں تک بجلی کی بات ہے، ہم نے سنا تھا لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ برف بھی چلے گی اور بجلی بھی رہے گی، مگر ابھی تو برف کا نام و نشان نہیں ہے. جو ہمارے جو پلین ایریاز ہیں مگر بجلی غائب ہے اور لوگوں کو بہت دقت ہے، اور جہاں بجلی ہے بھی وہاں اتنی کم وولٹیج ہے کہ آپ کو بجلی ڈھونڈنی پڑتی ہے. چلیے، محبوبہ مفتی کہتی کہ ابھی برف باری ہوئی نہیں لیکن آنکھ مچولی شروع ہو گئی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں جہاں پر اب بجلی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس طرح سے انہوں نے جموں کشمیر سرکار سے لے کر مرکزی سرکار پر تنقید ضرور کسا ہے. اگلی خبر میں محبوبہ مفتی کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ PDP سے جہاں بڑے بڑے لیڈران پہلے ہی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہیں پر اب نئے لیڈران، نئے چہرے اس پارٹی کے اندر آ رہے ہیں. اور اس حوالے سے آج سری نگر کے اندر PDP کے ہیڈ کوارٹر پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں سابقہ ٹیچرز فورم صدر پیرزادہ شریف الدین شاہ اور عبد المجید راہی نے آج PDP میں شمولیت اختیار کی، اور محبوبہ مفتی نے ان کا استقبال کیا. اور دونوں کا تعلق ضلع بانڈی پورہ سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے PDP میں شمولیت سے ضلع کے اندر PDP مضبوط بن سکتی ہے. اور اس موقع پر ان سبھی لیڈران کا جنہوں نے آج یہاں پر شمولیت اختیار کی، ان کا محبوبہ مفتی اور دیگر پارٹی لیڈران کی جانب سے استقبال بھی کیا گیا. I feel great pleasure. I think it is the beginning of a new era. We will work hard for strengthening the party, People's Democratic Party, which is going under the dynamic leadership of Mohtarama Mahbooba Mufti ji. ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم نے کوشش بھی کی اور آج ہم آ گئے ہیں. اور بانڈی پورہ میں جو ڈارک ایج تھی وہ ختم ہو رہا ہے، اس کا اینڈ ہو رہا ہے، اینڈ اے گولڈن ایرا از گوئنگ ٹو بی اسٹارٹیڈ رائٹ ناؤ. اینڈ انشاءاللہ وی ایشور یو انڈر دی لیڈرشپ آف محمد اللہ وانی ہو از دا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آف دس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایٹ بانڈی پورہ. ہم دن رات کام کریں گے کیونکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی از دا اونلی پارٹی which has the representative character of the Jammu and Kashmir. اس وقت لوگوں کے ایسپریشنز کو یہی پارٹی وہاں آگے لے جاتی ہے، یہ ان کو دکھ درد ہے، یہی کہتے ہیں، اسی لیے ان کے پیچھے سارے لوگ پڑے ہیں. Therefore we have to give a befitting reply to the odd people who are just hell bent to create confusion and chaos here in Kashmir, in Jammu and Kashmir. اور جو ہمیں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ باہریں آئیں گی انشاءاللہ الرحمن. کہتے ہیں نا، میں اکیلا چل پڑا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. یہ کاروان بنتا جائے گا انڈر دی لیڈرشپ آف مسٹر محمد عبداللہ وانی. ہم اس کے شانہ بشانہ کام کریں گے. اینڈ آئی ایشور my dear this محبوبہ جی that we will never let her down. We will never let her down. آپ تھوڑا سا بتائیے گھر واپسی. مجھے امید اس چیز کی خوشی ہے کہ میری گھر واپسی ہوئی. میں پہلے بھی تھا تو آج بھی میں واپس آیا ہوں. مجھے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو اسی طرح مضبوط کریں گے جس طرح مفتی محمد سعید کے وقت میں تھی انشاءاللہ. اور لوگوں کی ناظرین، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حال ہی میں ضلع گاندربل کے اندر جو DDC چیئرپرسن ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا. تقریباً 10 ممبران نے ان کے خلاف عدم اعتماد کیا، اور ان 10 افراد میں 10 ممبران میں نیشنل کانفرنس کے 4 ممبران بھی شامل تھے. حالانکہ ضلع کے اندر نیشنل کانفرنس سے وابستہ 5 ممبران ہیں اور ان میں سے 4 نے ان کے خلاف عدم اعتماد کیا. لیکن کیا ان 4 لیڈران کو پارٹی کی جانب سے وپ تھا؟ یہ ایک سوال بنا ہوا تھا، اور یہی سوال آج ہم نے صوبائی صدر نیشنل کانفرنس ناصر اسلم وانی سے پوچھا. تو ناصر اسلم وانی کا ماننا ہے کہ گاندربل کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں
क्योंकि वहां पर अदम एतमाद के लिए पार्टी का कोई विप नहीं था, पार्टी की कोई इजाजत नहीं थी। मेंबरान ने ऐसा अदम एतमाद खुद ही किया है और उनसे हम पूछ लेंगे कि उन्होंने किन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा किया, किस सूरत हाल में ऐसा किया, क्या वजूहात थे, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि जहां जहां हमारी पार्टी ने अदम एतमाद के लिए अपने मेंबरान को विप जारी किया था और बाज़ाब्ता उन्हें इजाजत दी थी, ताहम वहां पर अदम एतमाद फिर हुआ नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें उनकी दरख्वास्त को फिर डस्टबिन में डाला। उनका मानना है और उनकी मिसाल बड़गाम से है और उन्होंने कहा कि बड़गाम के अंदर भी 10 मेंबरान ने अदम एतमाद, 10 नहीं 11 मेंबरान ने अदम एतमाद किया, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और इशफाक जबार जो कि जिला सदर गांदरबल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने हाल ही में रिजाइन भी दिया और उस पर भी नासिर असलम वानी ने कहा कि वहां इलेक्शन के जरिए दूसरे शख्स को या पार्टी मेंबर को जिला सदर बनाया गया और उसमें इशफाक जबार उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बने, तो इस वजह से वहां पर नया लीडर जिला का सदर बना है। साथ ही साथ उन्होंने दरबार मुंह के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि दरबार मुंह के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं, बगैर सोचे समझे फैसले ले रही हैं, जिस पर फिर सरकार को अंडू करना पड़ता है। देखिए जनाब, आप ये पूरा सिलसिला कवर करते हैं। हमारी इजाजत जहाँ है वहाँ पे भी नहीं होता, जहाँ नहीं है वहाँ पे भी हो रहा है। बडगाम में आप 14 में से 11 हमारे हैं। हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, अब तक उस पर कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा है। ये नो कॉन्फिडेंस करना न करना अब तो बेमाने है, क्योंकि कोई इस पे अमल नहीं हो रहा है। जहाँ तक गांदरबल का ताल्लुक है वो उसके बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये मेंबर्स ने खुद इनिशिएट किया है। इसमें कोई पार्टी का विप नहीं था, कोई ऐसी कोई बात तो थी नहीं, लेकिन उनके साथ बात वो हम उनसे पूछ लेंगे, वो पता चल जाएगा कि उन्होंने किस सिलसिले में किया। बिल्कुल नहीं हटना चाह रहे, ये इलेक्शन का प्रोसेस है। तो उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो पार्टी इलेक्शन पिछले 3-4 महीने से चल रहा था, हर जिले में हुआ, गांदरबल में भी होना था तो गांदरबल में हुआ, आपने देखा। तो वो लाजमी है, जब वो दोबारा नहीं लड़ना चाहते थे तो उनको पोस्ट से तो हटना ही चाहिए था। जल्दी में लिए हुए फैसलों का अंजाम यही होता है। ये एक कोई आज की बात नहीं है, इतने सालों से सिलसिला चल रहा था। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, अगर कहीं नुकसान भी है बहुत सारे फायदे भी हैं। गवर्नमेंट सारे रीजन्स को मिलाने के लिए इतने वेलफेयर प्रोग्राम्स करती हैं, जिसमें इससे कई ज़्यादा जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये हमको लगता था एक उसमें से एक हिस्सा उसको भी माना जाए। ये दोनों रीजन्स की आपसी ताल्लुकात इसमें बेहतर होते थे। यहाँ से लोग सर्दियों में जम्मू जाते हैं, गर्मियों में वहाँ से लोग आते हैं, एक बेटर इंटरेक्शन रहता था। ये सिलसिला भी रोक दिया गया था। दूसरा इसमें ये था कि गवर्नमेंट को अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर रीजन की, वो पूरा करने के लिए वो भी देखना पड़ेगा। तो अब शायद उन्होंने सोचा है कि वो ये भी जल्दी में कर रहे हैं वो कि वो दरबार को वापस जम्मू ले रहे हैं। इस पे भी मुझे नहीं लगता पूरा सोचा गया है। अब इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ से कौन ऑपरेट करेगा, जम्मू से कौन ऑपरेट करेगा, कुछ क्लैरिटी तो है नहीं भैया। ये आप उनसे पूछिए ना जिनकी आइडियोलॉजी बदली, मैं क्या बताऊँ। आइडियोलॉजी उन्होंने बदली है तो जवाब तो उनसे लेना चाहिए। मेरे तो साथी रहे इतने सालों से, मैं तो उस आइडियोलॉजी पे उनके साथ टिका हुआ था। आप बदल गई है तो जवाब वो देंगे। अब तक तो आपने देखा नहीं, डॉक्टर साहब अभी गए, क्या वेलकम था जम्मू में, पूरे रीजन में वो इतने देर रहे। आपने आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड के केसेस हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कल दिन का जिक्र करें तो 151 केसेस कल दिन में दर्ज किए गए हैं और इस तरह से पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले में ये तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों की ट्रेंड में लगता है कि कोविड तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये बात करने वाले डॉक्टर नवीद नज़ीर जो कि वादी कश्मीर के एक मारूफ मौलिज हैं, और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अस्पतालों में भी अमराज का दाखिला बढ़ रहा है, यानी पेशेंट्स जो है अब अस्पताल में उनकी तादाद बढ़ रही है, उनके एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव के शिकार हैं। और अगर फौरी तौर पर
लोग मुतहरिक न हुए, सरकार मुतहरिक न हो जाए तो ये ट्रेंड अलार्मिंग बन सकती है, ये खतरनाक बन सकती है, ये डॉक्टर नवीद नज़ीर का मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में जो लोग आजकल एडमिट हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन कराया ही नहीं या कि फिर एक ही डोज कराया है। यानी डॉक्टर नवीद नज़ीर का मानना है कि जिन लोगों के वैक्सीन हुए हैं उनमें मरने के चांसेस भी कोविड से बहुत कम कलील रहे हैं और साथ ही साथ उनमें बीमारी का असर भी बहुत कम देखा जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो शरह अमवात है अगर उसमें कमी लानी है और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं अगर उनमें सिम्टम्स या जो सेहत ख़राब होने के जो मुज़िर असरात हैं अगर उसमें कमी लानी है तो उसमें वैक्सीनेशन के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने एक ही डोज कराया है उनसे भी कहा गया है कि वो दूसरा डोज कराए क्योंकि उससे ही उनकी सेहत और उनकी जान महफूज है। जो हम पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड देख रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं, एक तो जो हमारा जो डाटा आता है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है और अगर हम हॉस्पिटल के बेसिस पे देखें तो हॉस्पिटल्स में भी थोड़ा सा हमारा एडमिशन जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स थोड़ा बड़ा है। तो ये तो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में जो है उसमें ये थर्ड वेव आने का इम्कान था, लेकिन अभी तक बचे हुए थे। और अगर हम लोगों के बिहेवियर की तरफ जाएं तो कहीं पे कोई एसओपी मुझे नहीं लगता है कि फॉलो हो रहा है ठीक से और यही वजह है हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो थोड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि शादियों का सीज़न है, बाकी जगह गैदरिंग्स हो रही हैं। तो ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन बन सकती है अगर हम एक्ट ना करें। और सेकंड, हम देख रहे हैं कि जो भी अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं पेशेंट्स वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं होता है या तो एक सिंगल डोज लिया हुआ है। इसलिए हम लोगों से ये अपील करेंगे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और जिन्होंने एक डोज लिया है वो दूसरा डोज ले लें क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड पीपल भी पॉजिटिव हो रहे हैं लेकिन उनमें जो बीमारी की शिद्दत जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है और हॉस्पिटल एडमिशन से वो बचते हैं और डेथ्स तो बहुत ही मिनिमल है। ऐसे हमने यहाँ पे जो हमारी वायरोलॉजी लैब होती है वहाँ से सैंपल्स जाते हैं बाहर जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जिससे हमें इन वेरिएंट्स का पता चलता है। अभी तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है तो लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे भी वो जो वेरिएंट है म्यूटेंट्स आते हैं वो यहाँ पे भी दाखिल हो जाए और किसी को नहीं पता रहता है कि जो म्यूटेंट एक आएगा उसमें इन्फेक्टिविटी पावर कितना ज़्यादा होगा या कम होगा या बीमारी की शिद्दत जो है वो कितनी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द वेरिएंट। तो इसलिए लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो भी इन्फेक्ट हुए हैं, जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं हमारे पास जो वैक्सीनेट हुए हैं वो किसी भी वेरिएंट से हो लेकिन बीमारी की शिद्दत जो उनमें है वो बहुत कम है। तो इसलिए वैक्सीनेशन ही एक हमारे पास एक नाज़रीन, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हालिया दिनों डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई गई और इससे आम लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि अगरचे मुकम्मल तौर पर अभी भी लोग इससे मुतमईन नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है कि कोविड की सूरत हाल के दौरान जब सब कुछ ठप था, जब ज़राए आमदनी भी कलील हो गई और उसके बाद 100 के आसपास अभी भी पेट्रोल की कीमतें देनी पड़ती हैं तो यह अभी भी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अब ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन KTMF की जानिब से एक बयान जारी किया गया है और KTMF के जो तर्जुमान है हिलाल मंडू उनकी जानिब से मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया अदा किया गया इस चीज़ के लिए कि जो तेल की कीमतों में कमी लाई गई और इस डिसीजन का वेलकम किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर परसेंटेज के हिसाब से जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू GST की सूरत में जमा कराया है और उनका यह भी दावा है कि पूरे मुल्क के अंदर दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है जिनने परसेंटेज वाइज GST जो है वो जमा कराया और दूसरा स्थान या दूसरा दर्जा उन्होंने हासिल किया। उनका यह भी कहना है कि साल 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बने और उसके बाद यहाँ का बिजनेस क्रैश हुआ, यूनिट्स बंद हुए, दुकानें बंद रही, तजारती सरगर्मियां महदूद हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो GST रिटर्न्स है वो यहाँ से ज़्यादा दिए गए। ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर के जो
ताजिर है वो कितने ईमानदाराना तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और सरकार को साथ दे रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि यहाँ पर तजारती ढांचा बहुत कमजोर हो चुका है और इस चीज के लिए जरूरी है कि मरकजी सरकार एक इकोनॉमिक पैकेज जम्मू कश्मीर के ताजिरों के लिए दे, ताकि न सिर्फ यहाँ के ताजिर अपनी टांगों पर फिर से मुस्तकम हो जाए, बल्कि यहाँ से ज्यादा जीएसटी टर्न्स हासिल किए जा सके और जीएसटी अमाउंट हासिल किया जा सके। हिलाल मंडू क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। के मौके पर कि पेट्रोल और डीजल में 12 रुपया और डीजल में 17 रुपये की पर लीटर की जो कमी हो गई है, उसका हम कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन वेलकम करते हैं, खुश आइंदा स्टेप हैं। तो इस बारे में हम यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुल्क की जो वजीर फाइनेंस हैं निर्मला सीतारमन जी, हम उसको इस चीज़ का मुबारकबाद पेश करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम ये बताना चाहते हैं कि अभी आज जो न्यूज़ ब्रेक हो गई हैं जीएसटी के हवाले से हमारा जो इस वक्त मुल्क है, हमारा जम्मू कश्मीर जो यूटी है इस वक्त मुल्क में दूसरे नंबर पे आए हैं और इस वजह से हम कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ये चीज़ महसूस करती है कि हमारा जो 6,048 करोड़ रुपये का जो जीएसटी की सूरत में रेवेन्यू आया है हमारी यूटी को, तो हमने दिया है रेवेन्यू, तो उसका हम वेलकम करते हैं। उसमें 168 करोड़ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हम उनको 14% टैक्स देते हैं, उसकी सूरत में हमें 168 करोड़ रुपया रेवेन्यू यहाँ पे दे दिया, उसका भी वेलकम करते हैं। और आइंदा ये उम्मीद करते हैं हमें एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए जिस वजह से ये हमारी जो इकोनॉमी और भी ग्रोथ हो जाएगी। और नाज़रीन, श्रीनगर के अंदर आज एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई और इस अदबी तकरीब में सतीश विमल जो कि वादी कश्मीर के मारूफ अदीब और कलमकार के साथ साथ मारूफ ब्रॉडकास्टर भी हैं, उन्हीं की जो तसनीफ हैं और ख़ासतौर पर 100 के करीब नज़्मों पर मबनी हिंदी किताब की रस्म इजराई यहाँ पर हुई और साथ ही साथ जो हिंदी में सतीश विमल ने ये किताबें लिखी, उन्हीं का ट्रांसलेशन उर्दू और अंग्रेज़ी में भी 2 किताबें जो है उनकी भी रस्म रोनमाई यहाँ पर हुई है। और इस दौरान इस तकरीब पर वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदीब और कलमकार यहाँ पर मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि जो हिंदी नस्मों पर मबनी किताब सतीश विमल ने लिखी, डॉक्टर सतीश विमल ने लिखी, उन्हीं का तर्जुमा मुश्ताक बर्क ने अंग्रेजी में किया और गुलाम नबी हलीम ने कश्मीरी में किया। बुनियादी तौर पर जो लिखी गई किताब है, जो ओरिजिनल बुक है, वो हिंदी की छोटी छोटी नज़में हैं। 100 नज़में हैं 100 पेजेस पे। ये एक पुरानी रवायत थी कश्मीर में और कश्मीर से बाहर भी, जहाँ जहाँ संस्कृत अदब होता था बहुत ज़माने पहले, वहाँ पे सूत्रों में बात होती थी। जिस तरह से अरबिया में भी बात होती थी, छोटी छोटी नज़मों में एक बड़ी माना की दुनिया भर देते थे, जिसके बाद में हम देखते हैं कि आयत जैसी चीज़ जो है बज़ाहिर छोटी होती है लेकिन उसके अंदर एक माना की बड़ी कायनात छुपी होती है। उस फॉरम में शायरी भी होती थी, अरबिया पेनिनसुला में भी और यहाँ इंडिया में भी होती थी। लेकिन बाद में ये रवायत पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसी रवायत को रिवाइव करके मॉडर्न। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बैंक के साथ वाबस्ता जो एटीएम गार्ड्स है उनका एहतजाज लगातार जारी है। आज चाडोरा के अंदर एटीएम गार्ड्स और ब्रांच गार्ड्स ने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि जो पुरानी कंपनी जिसके साथ वो वाबस्ते थे, जिसका ठेका जम्मू कश्मीर बैंक ने उन्हें दिया था, उनके साथ उनका रोजगार बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन जब से ये ठेका दूसरी कंपनी को दी गई तब से उनकी सैलरीज में 2000 रुपए की कमी लाई गई है। उन्होंने कहा कि यूं तो हर किसी मजदूर की सैलरी बढ़ती है लेकिन यहाँ घटती है, जिस पर वो एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि अब इंतजामिया ने यह भी फैसला लिया है कि जो 20 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं कुछ बैंक गार्ड्स है, उन्हें कहा गया है कि उन्हें नौकरी से बरतरफ किया जाएगा, निकाला जाएगा, लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे तो इस तरह से उनके साथ इंसाफ किया जाए।
ونس تان پتم 10 ؤری پہ صبر کران واریاہ سفر تل واریاہ سختی تج کووڈس مز پن ڈیوٹی نبھاوان حالات گئی خراب رگڑو رگڑو چلان کشمیرس مز تمام گاڑ پن ڈیوٹی انجام دیوان اور یم سات جے کے بینکس مز کام کرن ول تم تہ گاڑی تہذ سکورٹی سو گاڑی اچھا پیرا گرینس سے کام کران 7,500 ملان تنخواہ کن قسم کور پیرا گرین اس ظلم کن قسم سختی واتن تمو تمن سے ویلکم کران تکیاز تمو کور اس بہت پیار تمو دن وقتاً ساتھ تم روز گاڑس ست گاڑ ناظرین سری نگر کے لال چوک سے صرف 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک علاقہ ہے جسے شالٹین پوت محلہ کہتے ہیں اور یہاں کی سڑکیں آپ دیکھ سکتی ہیں. لال چوک کی سڑکیں دیکھ کر یہاں کی تعمیرات یا یہاں کی ڈیولپمنٹ تو صاف ظاہر ہوتی ہے, لیکن 8 کلومیٹر کی دوری پر جب آپ شہر کا نظارہ دیکھنا چاہیں گے, حالت دیکھنا چاہیں گے, تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر جیسے جھیل ڈل ہے, جگہ جگہ پر جھیل نما تصویریں نظر آ رہی ہیں, کھنڈرات نظر آ رہے ہیں, صورتحال کافی ابتر ہے. اور مقامی لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ شہر کے رہنے والے ہیں, انہیں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ شہر کے اندر تعمیر و ترقی ہوتی ہے, لیکن ان کے علاقے کی حالت جو ہے وہ جیسے کسی پس پش علاقے کی ہے. جو شالٹین پوت محلہ بہت گورمنٹس اپیل کران اس یہ شالٹین یہ 8 کلومیٹر سری نگر کھت دور 8 کلومیٹر یہ حالات وچتو تھی روڈ کیا تھی وچو آب کوتا روڈس کن تی جائے یپر زمین مکان کنس ان تہ آب اپ کھوتمت مکانن تہ کھوت آب تیوت آو آب یور یہ سڑک آئی شہر ونیک تام کوچ آو نا کھانا ڈرین چھن یہ بنان یمن کوچن مز بنہ ہے ڈرین یہ پرابلم چلے ہے یمن لکن مز چلے ہے یہ پرابلم. ناظرین شہر سری نگر کے اندر کئی سارے نوجوانوں پر مشتمل ایک گروپ جس سے ٹیم ریڈ کا نام دیا گیا ہے, ان کی جانب سے شہر سری نگر کے اندر آج فٹ نومبر کے عنوان سے ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس تقریب میں ایس ایس پی جو حسیب مغل ہے وہ مہمان خصوصی کے طور پر یہاں پر موجود تھے اور اس ایونٹ کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کو ڈرگز سے دور رکھا جائے اور ان کی تندرستی کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو بڑھانا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر دیگر لوگ بھی جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. آج کا جو ایونٹ ہے اس ایونٹ کو کرنے کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہر ایک بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں, چاہے وہ سبسٹنس ابیوز ہو, ڈرگ مینس یا کوئی بھی بری عادتیں ہوں, اس سے بچے یوتھ سپورٹس میں آ کے آگے فٹ. تو ناظرین یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت, اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.